नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि जेएसडब्ल्यू स्टील बाय करने लायक कंपनी है कि नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील ये दोनों में से बेहतर कौन है? स्टील अथॉरिटी जो एक जमाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में आती थी, क्या वो बेहतर है कि जेएसडब्ल्यू स्टील? ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में होंगे दोस्तों। तो हम जेएसडब्ल्यू स्टील और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रिसर्च बताने के लिए आपके बीच डॉक्टर सुभाष पुंकिया है। डॉक्टर सुभाष पुंकिया के बारे में मैं अगर कुछ बताऊं तो ये राजकोट से है और होम्योपैथी फॉरएवर नाम का इनका क्लिनिक चलाते हैं। सुभाष जी स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे और 2 साल से उन्होंने एनालिसिस सीखा और एनालिसिस करके अब ये खुद इंडिपेंडेंटली अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम सुभाष भाई से जाने जेएसडब्ल्यू स्टील से हम क्या उम्मीद करें। राइट, वेलकम सुभाष भाई। यस, थैंक यू सर। And I welcome all in the series of the result analysis H1 2023. This whole series is organized by Profit From It and guided and inspired by Mr. Piyush Patel sir, myself Dr. Subhash Ponkia. आज जो हम कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो पहले जेएसडब्ल्यू स्टील में पहले हम देखेंगे कि स्टील का ओवरऑल इंडस्ट्रीज कैसा है, बाद में जेएसडब्ल्यू का अभी तक का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और H1 का जो अभी का लेटेस्ट रिजल्ट है वो रिजल्ट कैसा रहा है और बाद में उसका करंट ट्रेंड कैसा है और यहाँ से फ्यूचर में ट्रेंड कैसा हो सकता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर स्टील इंडस्ट्रीज का ओवरऑल वर्ल्ड का देखें तो वर्ल्ड में चाइना अकेला है तो मोर देन 50% प्रोडक्शन कर रहा है। इंडिया सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर पर होने के बावजूद भी देखो कितना गैप है, 6% है, तभी सेकंड नंबर पर चाइना अकेला 53% है। अगर ओवरऑल ग्लोबल इंडस्ट्री देखे स्टील का तो वहां पर अगर लास्ट 8 मंथ्स में ईयर ऑन ईयर जनवरी टू अगस्त 2021 और 22 का अगर कंपैरिजन करें तो चाइना में प्रोडक्शन 6% से डाउन हुआ है और वर्ल्ड में 5% से डाउन हुआ है और डिमांड में भी देखो तो चाइना में 4% से डिमांड डाउन है तो वर्ल्ड में 2% से डिमांड डाउन है। तो और प्राइस में देखो तो स्टील के प्राइस तो बीच में हाई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बढ़ गया था, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्लोज हो रहे हैं, करेक्शन आते आते स्टेबिलाईज हो रहे हैं, लेकिन इनके सामने जो रॉ मटेरियल का भाव थे वो भी वोलेटिलिटी के साथ बहुत ही बड़े थे, वो धीरे धीरे डाउन आ रहे, लेकिन एक कोल का जो दाम है वो फिर से थोड़ा बढ़ा है। ओवरऑल देखे तो ओवरऑल वर्ल्ड में स्टील का जो प्राइस था वो धीरे धीरे करेक्शन होकर स्टेबिलाईज हो रहा है, लेकिन एक कुकिंग कोल जो है उसका रॉ मटेरियल उनके प्राइस थोड़े हायर साइड रहे, इसी वजह से हम इनका इफेक्ट स्टील रिलेटेड कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे। इंडिया का अगर ओवरऑल स्टील का इंडस्ट्रीज देखे तो यहाँ पर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया में प्रोडक्शन म्यूटेड रहा है और डिमांड 1.6% से बढ़ी है। तो और इनका इफेक्ट देखो तो स्टील में इंपोर्ट हमारा 25% से बढ़ा है और एक्सपोर्ट डाउन हुआ है। तो ये हमारे लिए कंसर्न है क्योंकि स्टेबल में डोमेस्टिक डिमांड तो स्टेबल है, लेकिन एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट बढ़ा, वो हमारे लिए कंसर्न की बात है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इंपोर्ट इतना बढ़ गया और एक्सपोर्ट इतना कम हुआ? ऐसा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें हमने जैसे कि आगे की स्लाइड में देखा कि स्टील के दाम बहुत ही बढ़ गए थे। वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट का स्टेप था कि इंपोर्ट पे बैन लगाया, तो इसी वजह से एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, तो इसी वजह से एक्सपोर्ट इतना नहीं हुआ। तो एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पर डी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन इंपोर्ट में दिखा रहा है। जैसे जैसे स्टेबिलाईज प्राइस होंगे, इन्फ्लेशन रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो कम होंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट में भी हमें ग्रोथ दिखेगा। ओवरऑल इंडिया की जो स्टील की कंपनीज है उनमें टोटल मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ का है। उनमें से सबसे ज्यादा जो है जेएसडब्ल्यू मार्केट कैप मिल रहा है, सेकंड नंबर पर टाटा स्टील है। लेकिन सेल्स में देखो तो टाटा स्टील नंबर 1 है, जेएसडब्ल्यू सेकंड नंबर पर है और प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स टाटा स्टील सबसे मोर देन 50% कवर कर रहा है, लेकिन जेएसडब्ल्यू सेकंड नंबर पर है। यहाँ आप देखें तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में टाटा स्टील नंबर 1 है, लेकिन फिर भी मार्केट कैप जेएसडब्ल्यू को ज्यादा मिल रहा है। और एक ध्यान रखने की बात है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कंपनी निफ्टी की टॉप की कंपनी थी, स्टील इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी है, ग्रोथ नहीं कर पाई। तो इसी वजह से देखो तो सेल्स और प्रॉफिट मार्केट के तीनों में वो पीछे रह गई। और ये जो छोटी कंपनियां थी जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, वो धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ किया तो धीरे धीरे आगे आ गई। तो यहाँ पर हम देखते कि जो कंपनी का ग्रोथ होगा उसको आगे जाके वैल्यूएशन मिलेगा, राइट। फाइनेंशियल रेशियो का पूरा क्वालिटी एनालिसिस में देखे तो लिक्विडिटी रेशियो में नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो तो सबका ऑन एन एवरेज 15% के आसपास है, टाटा स्टील का सबसे ज्यादा 17% है। करंट रेशियो में भी सबका एवरेज 1 है, यानी कि जितना एसेट है उतनी लायबिलिटी है, एसेट और लायबिलिटी सेम है।
तो वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, स्टेबल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एसेट्स ज्यादा होने चाहिए लायबिलिटी के सामने। लायबिलिटी ज्यादा हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ट्रेड साइकिल डे भी देखो तो सबका कंफर्टेबल अप्रोक्सीमेटली 17-18 के आसपास है। तो यानी कि इक्विडिटी रेशियो इतना फेवरेबल भी नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत हाई क्वालिटी वाली कंपनियां इस सेक्टर में इतने में नहीं दिख रही। सोल्वेंसी रेशियो में भी देखो तो डेप्ट, जेएसडब्ल्यू का 100% से ज्यादा डेप्ट है, टाटा स्टील का भी 60% डेप्ट है, और डेप्ट रेशियो में भी देखो तो सबका डेप्ट 50% से ज्यादा है ओवरऑल एसेट की कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां, मेजोरिटी कंपनियों पे डेप्ट ज्यादा है, और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत लो है, 7-8 टाइम्स के आसपास। तो इस तरह की जो कंपनियां होती है, सोल्वेंसी रेशियो इतना फेवरेबल के बदले ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरह की कंपनियों में जब कोई इकोनॉमी में दिक्कत आती है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, ऐसा कुछ भी कोई तकलीफ होता है, डायरेक्टली उसके प्रॉफिटेबिलिटी में हमें इफेक्ट दिखते हैं, और इसी वजह से हमें हाई वॉलेटिलिटी दिखती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी में टाटा स्टील का 36% है और जेएसडब्ल्यू 31% है, बाकी सेल का 24%। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में देखो तो टाटा स्टील 34 टाइम्स और जेएसडब्ल्यू 70 टाइम्स। यहाँ पर देखो कि रिटर्न ऑन इक्विटी में टाटा स्टील हमें हाई दिख रहा है और जेएसडब्ल्यू उससे कंपैरेटिवली सेकंड नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में देखो तो टाटा स्टील तो बहुत पुरानी कंपनी है, बरसों से स्टील का बिजनेस कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू तो अभी आई हुई नई कंपनी है और टाटा स्टील बरसों से निफ्टी में आई हुई कंपनी। फिर भी उनका जो अभी का इन्वेस्टमेंट था उसका 34 टाइम्स वो लोग अभी अर्न कर रहे हैं, हालांकि जेएसडब्ल्यू उससे दुगना यानी कि 70 टाइम्स वो रिटर्न दे रही। तो टाटा स्टील का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही वोलेटाइल है। पिछले 10 साल में 4 साल ऐसा हुआ है कि जब टाटा स्टील ने लॉस किया है। तो लास्ट ईयर एक हाई ग्रोथ की वजह से सेल्स ओवरऑल सभी स्टील इंडस्ट्रीज का सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा है, तो टाटा स्टील का भी बढ़ा। इसी वजह से हमें देख इस लास्ट ईयर 22 के डेटा में दिख रहा है कि टाटा स्टील का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर पास्ट बिहेवियर देखोगे तो ऐसा नहीं है। और उनका हम एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन के एंड में एक कंपैरिजन में भी देखेंगे। और रिटर्न ऑन एसेट्स में भी देखो तो यहाँ पर भी टाटा स्टील हमें 15% दिख रहा है, क्योंकि एक जंप मिला है उसको उसी वजह से। अदरवाइज सभी का रिटर्न ऑन एसेट 10% के आसपास। तो यहाँ पर ओवरऑल लिक्विडिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो या सोल्वेंसी, हाई ग्रोथ वाली कंपनी, यहाँ पर ग्रोथ स्टील का चाइना प्लस फैक्टर की वजह से हमें नियर फ्यूचर में दिख सकता है, लेकिन हाई क्वालिटी वाली कंपनी नहीं है। इसी वजह से इस तरह की कंपनियों में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। जेएसडब्ल्यू का अगर पूरा बिहेवियर एनालिसिस इसमें से करें तो जेएसडब्ल्यू का सेल्स भी देखो तो पिछले 12 सालों में 19% सीएजीआर से 8 टाइम्स हुआ है। उनके सामने प्रॉफिटेबिलिटी देखो कि कितनी वोलेटिलिटी, उस समय 3-4 साल स्टेबल रहेगी, एक बार लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट बढ़ा, फिर से डाउन हुआ, और इस बार इस साल में एक सभी कंपनियों में एक उछाल आया है। तो 12 इयर्स में 24% सीएजीआर से 13 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल अभी तक जेएसडब्ल्यू ने सिर्फ एक ही बार लॉस किया है। तो उनका इफेक्ट हम रिजर्व में भी देखते हैं, रिजर्व भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा है और 12 इयर्स में वो भी 8 टाइम्स हो चुका है। अभी तक का पास्ट बिहेवियर था, यानी कि जेएसडब्ल्यू में ग्रोथ अच्छा है ऐसा हम कह सकते हैं। अभी का रिजल्ट कैसा है, तो अभी का हाफ ईयर का अगर रिजल्ट देखें, सबसे पहले अगर मेजर कॉस्ट देखो तो प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी है तो उसका मटेरियल कॉस्ट सबसे मेजर होगा। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट ऑलमोस्ट सभी कॉस्टिंग का 60% मटेरियल कॉस्ट है, और सेकंड जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा पावर एंड फ्यूल में होता है। तो ये दोनों कॉस्ट सबसे ज्यादा है, और इसमें ईयर ऑन ईयर चेंज देखे तो लास्ट ईयर हाफ ईयर में और इस साल के फर्स्ट हाफ ईयर में तो मटेरियल कॉस्ट 100% से ज्यादा, तो पावर एंड फ्यूल का कॉस्ट भी 100% से ज्यादा, यानी कि दोनों जो मेजर कॉस्ट है वो डबल से ज्यादा हुआ है। तो इसी वजह से ओवरऑल टोटल जो कॉस्ट है वो 78% से बढ़ा, हालांकि सेल्स 30% से बढ़ा है। तो इसी वजह से क्या हुआ, डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आई, और H1 में इस बार कंपनी ने लॉस किया और मार्जिन नेगेटिव हो गए। मार्जिनल है लेकिन नेगेटिव है ऐसा, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम जैसे हमने देखा कि कोल के दाम फिर से थोड़ा बढ़े हैं, हाई डेप्ट वाली कंपनियां, तो इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़े तो उनका उसको इफेक्ट आया है। तो सभी चीजों की वजह से क्रूड के दाम ज्यादा है तो पावर फ्यूल की वजह से उनको इफेक्ट आई है। ये सभी चीजों की वजह से यहाँ पर इफेक्ट आई है। करंट ट्रेंड में देखें तो लास्ट ईयर 9 मंथ में सेल्स 88% से बढ़ा था, एनुअल आते आते वो सेटल होकर 83% हुआ, क्वार्टर 1 में 32% हुआ, H1 में अभी सेल्स 30% से बढ़ा है। तो कंजर्वेटिव रहते हुए उम्मीद करेंगे कि इस साल 25% में सेल्स में ग्रोथ दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो लास्ट ईयर जो एक हाई जंप था 9 मंथ में 78% से बढ़ा था,
फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 166% से कूल ऑफ हुआ, लेकिन क्वार्टर 1 में इन्फ्लेशन की इफेक्ट आई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये सभी चीजों की वजह से यहाँ हम देख रहे हैं कि 86% का डी ग्रोथ था और H1 में तो कंपनी ने लॉस कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम जो उम्मीद लगा रहे हैं वो उम्मीद है 90% डी ग्रोथ होगा, यानी कि हम अच्छा होगा ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। Q1 में 86% का डी ग्रोथ था, H1 में तो उससे भी ज्यादा हुआ। तो क्यों फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते वो कम से कम इतना उम्मीद करते हैं कि लॉस नहीं करेगी, हो भी सकता है। लेकिन अगर देखो तो जैसे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन स्टेबिलाईज हुआ और धीरे धीरे उसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सेकंड चीज, आप कुछ समय से हम देख रहे हैं कि क्रूड के दाम भी धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहे हैं, तो वो सभी चीजों की वजह से उनका डायरेक्टली इफेक्ट उसके मेजर कॉस्ट में आएगा, मटेरियल कॉस्ट और पावर फ्यूल सभी चीजों में। तो उसी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा भी कम होगा, तो हम इस बार सिर्फ 1% मार्जिन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 9 मंथ में 18% था और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 14%। वो 14% था, वो जैसे इफेक्ट आई इन्फ्लेशन की तो एक ही क्वार्टर में 2% हो गया। इतना मेजर वॉलेटिलिटी है। और इस साल 0%, यानी कि वो -0% जितना 0 पॉइंट समथिंग जैसा। हम पॉजिटिव रहते हुए उम्मीद कर रहे हैं कि 1% जैसा होगा, लेकिन नेक्स्ट रिजल्ट 9 मंथ का रिजल्ट होगा, अगर वहां पर अगर हमें उम्मीद दिखे, पॉजिटिव कुछ मूवमेंट दिखता है, तो ही हम प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है अगर 9 मंथ में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आई तो ये साल SW फिर से एक बार लॉस कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर फ्यूचर ट्रेंड देखो तो देखो कि सेल्स में 2020 में 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, तो हम इस साल भी जैसे सेल्स में कोई मतलब डिमांड में कमी नहीं है, डिमांड तो अच्छी है, तो इस साल भी 1,80,000 के आसपास तो सेल्स होगा। और 30 में आते आते 5 लाख और 35 आते आते अप्रोक्सीमेटली 10 लाख जितना सेल्स हो सकता है। ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ये सभी हमने आगे की क्वालिटी देखी, उनका इफेक्ट देख रहे हैं कि वो लास्ट ईयर 21,000 का एक हाई प्रॉफिट था, और इस साल अब जब हम पॉजिटिवली उम्मीद कर रहे हैं तो भी 2,000 करोड़ का रहा है, यानी कि कितना वोलेटाइल है, राइट। लेकिन उसका पास्ट बिहेवियर देखते हुए और उसका मार्जिन के हिसाब से देखो तो 30 में 34,000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है और 35 में 68,000, लेकिन एक सीधी लाइन में नहीं जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अप डाउन हो रहा है, तो इसमें भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल उम्मीद हमारी ये है कि 35 में 68,000 करोड़ के प्रॉफिट हो सकते हैं। लास्ट ईयर जो EPS 86 रुपीज था, ये साल हमारी उम्मीद है 9 रुपीज, वो भी पॉजिटिव होते हुए 9 रुपीज है, तो जीरो या तो माइनस भी हो सकता है, राइट। तो इसी वजह से जो लास्ट ईयर हमारी फेयर वैल्यू उसकी 946 रुपीज के आसपास थी, तो इस साल हम ये EPS के आधार पर फेयर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही लो आएगी, जिसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। इसी वजह से हमने बुक वैल्यू को कंसीडर करते हुए यहाँ पर फेयर वैल्यू 447 रुपीज डिसाइड किया है। 30 आते आते जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उसका EPS 142 रुपीज होगा, तो उसी दौरान फेयर वैल्यू भी 1600 रुपीज के आसपास होगी। 35 में 285 रुपीज का जब उसका EPS होगा, तो उसी दौरान 3,000 रुपये से ज्यादा का उसका फेयर वैल्यू हो सकता है। तो ये ओवरऑल JSW का है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स में, क्वालिटी पैरामीटर्स में हमें दिख रहा है कि टाटा स्टील आगे रहता है। तो इसका यहाँ पर हमें उसके जो सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में जो ग्रोथ में होता है वो डायरेक्टली चार्ट में रिफ्लेक्ट होता ही है। यहाँ पर देखो तो टाटा स्टील में एक वोलेटिलिटी है, पिछले 10-12 सालों में एक ही रेंज में था, अभी इस बार एक ग्रोथ आया है, इसी वजह से हमें देख रहा है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा रैली हुआ है और फिर से रेंज बाउंड मोड में आ गया है। लेकिन सेल की बात करो, सेल कहाँ था और आज कहाँ पर है। ये तो पिछले 12 सालों में जब ये स्टील कंपनी ओवरऑल स्टील इंडस्ट्रीज में पॉजिटिव मोमेंटम आया तभी यहाँ पर है, तो इसमें नेगेटिव मोमेंट होता तो वो कहाँ पर होता, राइट। जिंदाल स्टील में भी देखो तो हाई वोलेटिलिटी, अभी भी वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास नहीं, लाइफ टाइम अपने हाई को रैली में भी क्रॉस नहीं कर सका है। तो ओवरऑल ये तारे जो मेन तार JSW का देखिए तो धीरे धीरे इसमें भी वोलेटिलिटी तो है ही, कि आधा होना तो उसके लिए नॉर्मल है, यहाँ पर भी आधा हुआ है, यहाँ पर भी करेक्शन में आधा हुआ है, यहाँ पर भी आधा हुआ है, तो एक वोलेटिलिटी तो यहाँ पर भी है, लेकिन इन स्टेडी एंड स्टेबल ये धीरे धीरे उसका मूव हम अपर की साइड देख रहे हैं। सभी चार्ट को अगर एक साथ मिला के कंपेरिजन करें कि पिछले एक सेम पीरियड में 11 to 12 इयर्स में ओवरऑल सभी कंपनी ने ग्रोथ कैसा किया, यहाँ पर देखो कि जिंदाल स्टील तभी ये पॉजिटिव मूवमेंट आया है, अभी ये 7 टाइम्स जितना हुआ है। 2007 की कंपैरिजन में हम आज के प्राइस में कर रहे हैं। सेल जो एक सबसे बड़ी कंपनी थी स्टील की, निफ्टी की टॉप कंपनी में थी, वो इतने सालों में पॉजिटिव मोमेंटम के बाद भी नेगेटिव रिटर्न। टाटा स्टील अभी ये 1.5 गुना जितना हुआ है 2007 to 20, यानी कि इतने 17 सालों में,
और JSW स्टील, उनमें भी वॉलेटिलिटी तो रही है, लेकिन फिर भी ये 22 टाइम्स बढ़ा है, राइट। तो अभी का सिनेरियो कैसा है? अगर आपने 17 साल पहले JSW में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो आज उनकी कीमत 18 लाख हुई होती। लेकिन जिन्होंने उसी समय सेल लिया होता, या उसी समय जो लोग टाटा स्टील को भी होल्ड कर रहे होंगे, तो उनका पोर्टफोलियो कैसा होगा, राइट। और अभी का जब ये JSW कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, तो डिविडेंड भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी हमारी डिविडेंड विल बी 42%, यानी कि अभी अगर आपने 1 साल 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता, तो इस साल आपके अकाउंट में 42,000 रुपीज डिपॉजिट हुए होते, और धीरे धीरे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो डिविडेंड भी बढ़ता होगा। लेकिन क्या बाकी की कंपनी में मैं डिविडेंड यील्ड उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में भी इतना इश्यू है, तो वो डिविडेंड भी नहीं दे सकते, राइट। और इसी वजह से देखो कि बाइंग रेंज भी इस कंपनी की हम देख रहे हैं कि 275 टू 455, इतनी ब्रॉड बाइंग रेंज सभी कंपनियों में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो ये इतना अप डाउन भी हो सकता है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर वेटेज लास्ट ईयर 0.5% जितना दिया था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ अभी प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू है, लेकिन ग्रोथ डिमांड तो बहुत अच्छी है, तो डिमांड और बाकी ये सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अभी हम यहाँ पर वेटेज थोड़ा सा बढ़ा के 1% कर सकते हैं, और नियर टर्म फ्यूचर में हमारा टारगेट 1085 रुपीज के आसपास हो सकता है। And this is a disclaimer कि this whole presentation is only for learning and skill development purpose। अगर आप कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद का डिसीजन या तो अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। एंड थैंक यू, लेट्स लर्न विद प्रॉफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सर। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्वेरी जो आपकी थी पहले वो रही होगी कि टाटा स्टील अच्छा, कि सेल अच्छा, कि JSW स्टील अच्छा। सुभाष भाई ने बहुत ही बेहतर ढंग से हमें समझाया कि कैसा ये साइक्लिकल सेक्टर है। जब ग्रोथ अच्छा होता है, जब इकोनॉमी बढ़िया होती है, तो इसके ग्रोथ की वजह से हमें दिखता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और सब कुछ अच्छा रहता है। पर जब कभी इकोनॉमी का डाउनटर्न आता है, या तो डिमांड डिक्रीज हो या तो इन्फ्लेटरी प्रॉब्लम हो, कोई भी केस में जब प्रॉफिट घटेंगे तो इनके सामान्य प्रॉफिट नहीं घटेंगे, इनके जबरदस्त प्रॉफिट घटते हैं। तो इसी वजह से इनमें वॉलेटिलिटी हाई रहती है। अगर आपको निवेश करना है, जो सुभाष भाई ने जो वेटेज बताया, मेरे ख्याल से दिस शुड बी अ प्रॉपर वेटेज, यही आपके लिए बढ़िया वेटेज है। यस दोस्तों, आने वाले समय में हम स्टील इंडस्ट्री से अच्छी उम्मीद जरूर रखेंगे, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी और अभी बहुत काम यहाँ पे इंफ्रा का होना बाकी है। सीमेंट, स्टील, ये सब में ग्रोथ अच्छा दिखना है, पर डेप्थ को ध्यान में रखते हुए जो सुभाष भाई ने बताया वो बेहतर है, राइट। ग्रोथ, क्वालिटी दोनों चीज होनी चाहिए, तब जाके हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी। ऑलराइट, सो यस, आई एक्सपेक्ट योर क्वेरीज हैज बीन क्लियर्ड, और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर सुभाष ओंकिया। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।